दोस्तों वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 5 जुलाई 2025 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल रहेगा डिजिटल सेगमेंट में इंडिया का पिछला डिकेड कैसा रहा। दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जीएसटी और उसमें रिलेटेड रिफॉर्म से रिलेटेड। तीसरा आर्टिकल लिटरेसी में मिजोरम सबसे आगे निकल चुका है, फुल लिटरेसी गेन कर चुका है। तो ऐसे में 3 आर्टिकल्स है, तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोट है, द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द ट्रायम्फ ऑफ एविल इज फॉर द गुड मैन टू डू नथिंग। एडमंड बुर्के के द्वारा लिखा आर्टिकल है। मतलब सिंपल है, अगर अच्छे लोग समाज में काम नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मान के चलो बुराई अपने आप जीतती चली जाएगी। और यही बात आचार्य चाणक्य ने भी एक अपने कोटेशन में कही हुई है कि राजनीति में आप कहते हो कि भाई गंदे लोग आगे आते हैं या फिर राजनीति करने वाले लोग बड़े गंदे होते हैं। तो ऐसे में इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि अच्छे जो लोग होते हैं, अच्छे विचारों वाले जो लोग हैं, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, आगे आना नहीं चाहते। तो सीधी बात है, जो फिर कम बेकार हैं या फिर कहें कि जो गलत काम करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर अपने आप ही आगे आते हैं, उनको स्पेस मिलता चला जाता है। तो एक समझदार की चुप्पी एक खतरनाक इंसान के लिए स्पेस क्रिएट कर देती है। और सेम थिंग यहाँ पर बोल दी एडमंड बुर्के ने। तो आप इसको कोट को यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, डिजिटल डिकेड इंडियाज जर्नी फ्रॉम इंक्लूजन टू टेक इनोवेशन। क्या क्या चीज़ें हमने अचीव की है डेटा में और सारे सेगमेंट्स में, वो पूरा हम यहाँ पर समझेंगे। इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, 10 साल हो गए जब हमने एक बोल्ड जर्नी स्टार्ट की थी, वो भी उस तरफ जहां पर इंडिया को लेकर के सवाल उठते थे कि टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में क्या इंडिया कुछ अच्छा कर सकता है। आज देखें तो हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी को उन एस्पेक्ट्स में भी यूज़ किया जा रहा है जहां पर सोचा नहीं था। जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर के एक बात बड़ी ज़्यादा चलती थी कि भाई जो समाज में गैप है, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा देगी टेक्नोलॉजी। पर सच बात यह है कि टेक्निकल बेसिस पर बने हुए टूल्स को हमने यूज़ किया और समाज में इनइक्वालिटी को ख़त्म किया। आज हमारे देश में लोगों को रोज़गार के तरीके मिल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है। एक जो डर था कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो उल्टा कंट्रोल कर पाए हैं हम टेक्नोलॉजी बेसिस पर जो भी हमने इनोवेशंस किए। अगर सही आपका इंटेंट है, आप इनोवेट कर रहे हो लोगों को एम्पावर करने के लिए, तो आप मान के चलो कि ऑटोमेटिकली पूरा देश स्ट्रॉन्ग एनफ होता चला जाता है। इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो मान के चलो कि जो मार्जिन्स पे लोग हैं, बिल्कुल हाशिए पे लगे हुए जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हैं या सोशली हैं, तो उनको आगे आने में प्रॉब्लम कम आती है अगर इंटेंट आपका अच्छा है। और डिजिटल इंडिया भी बोला, इसी मिशन को लेकर के हमने स्टार्ट किया था कि हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके एक जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे लोन लेना हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को हमने डेमोक्रेटाइज किया। इसके लिए इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होनी चाहिए। और उसका नतीजा क्या है? स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन यूसेज। इसके अलावा आज आप खुद देखो कि डिजिटल डिवाइड जो था वो कितना हद तक हमने रिड्यूस किया है। और गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो भी डिजिटल एस्पेक्ट में कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 2014 में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत लिमिटेड था, डिजिटल लिटरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट सरकार ने अपनी तरफ से एफर्ट किए तो उसका नतीजा क्या हुआ कि इंडिया चाहे कल्चरली और हर एक एस्पेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएंट दिखाई पड़े, बहुत ज़्यादा डाइवर्स दिखाई पड़े, बट वहाँ पर हमने हर एक सवाल का जवाब इसी तरीके से निकाला है, जिसमें हमारा टारगेट रहा कि कैसे सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, कैसे सिचुएशन से डील की जा सकती है, और कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग एनफ और रेजिलियंट एनफ बना सकते हैं। और इसी एस्पेक्ट में डिजिटल इंडिया ने काम किया है। 2014 में इंटरनेट कनेक्शन 250 मिलियन हुआ करते थे, जो कि आज बढ़कर के 1 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। फाइबर केबल की बात करें तो आज 4.2 मिलियन किलोमीटर लेंथ की फाइबर केबल हमने डाल दी है,
जो कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को रिमोट एरियाज़ में भी, जो हमारे दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर भी अवेलेबल करा रहा है। तो वो लेंथ है अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है उसका भी 11 गुना। 5G रोल आउट की बात करें तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से अगर 5G नेटवर्क डेवलप हो रहा है तो उसमें इंडिया बहुत आगे है। आज 4,81,000 के लगभग हम 5G बेस स्टेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हाई स्पीड इंटरनेट से क्या हो रहा है कि समय के साथ में हमारी जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक प्लेस से, इंडिया के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच पा रही है, चाहे फिर वो मिलिट्री पोस्ट ही क्यों ना हो, जिसमें गलवान, सियाचिन, लद्दाख जो कि चाइना के साथ कनेक्टेड रीजन है, वहाँ पर हम बहुत स्पीड से कनेक्ट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो पाती है, डिसीजन मेकिंग भी बहुत क्विकली हो पाती है। इंडिया स्टेक करके इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बेस्ड आपका इंटरफेस मैकेनिज्म है, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे कुछ भी प्रोग्राम तैयार कर सकता है, राइट। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिलता है। जैसे आप देखोगे कि आपको कोई भी काम करना है, आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, आपको वहाँ पर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स को भी आप चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए डिजी लॉकर हो, आधार हो, eKYC हो, इन सारी चीज़ों को आपने इंडिया स्टैक के साथ में कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारे देश की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है। आज यूपीआई पेमेंट्स की बात करते हैं तो एक साल में $100 बिलियन, मतलब आप सोचो कितना बड़ा फिगर हम यहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, और वो भी रियल टाइम में इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है जब आप चाहते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ने तो इतना गजब का रेवोल्यूशन किया है, जहाँ पर जो लीकेजेज हुआ करते थे उनको चौक कर दिया। आज देखो 44 ट्रिलियन रुपीस तक हम डायरेक्टली सिटीजन्स को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। उसके अंदर जब पहले करते थे ना तो ज़्यादा भी नहीं तो 4 ट्रिलियन रुपीस का तो लीकेज होता था, लूप होल्स में बिचौलिए खा जाया करते थे। अब वो लीकेजेस बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि आपके पास में जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, इसके आधार पर आपके पास में बैंक अकाउंट भी है, आइडेंटिटी भी है, और मोबाइल में आपके पास में एक्सेसिबिलिटी भी है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसे ही बढ़ चुकी है। तो कितना आसानी है। इसके अलावा ज़मीनों को लेकर के कितना कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है, कौन उसका मालिक है, क्या उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। तो उसके लिए स्वामित्व वाला जो मैकेनिज्म स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, उसमें 24 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिए कि भाई एक्चुअल में कौन उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। इसमें 6,47,000 विलेजेस को आइडेंटिफाई करके, और ये जो अनिश्चितता भरा माहौल बना रहता है ज़मीन को लेकर के, उसको क्लियर कर दिया। तो ये इनिशिएटिव्स तभी पॉसिबल हो पाए जब हम डिजिटल एस्पेक्ट में अच्छे से काम करते हैं। एमएसएमईज को एक्सपेंशन मिल रही है। आज आप खुद देखो कि जो स्मॉल और माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो लेवल के जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जॉब क्रिएट करने की एक मैकेनिज्म होता है, उसको कितना बूस्ट मिला है हमारे यहाँ पर जो मुद्रा स्कीम चलती है उसके आधार पर, जहाँ आप देखो कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि आप अपना आइडिया लें, छोटा मोटा थोड़ा बहुत अपने स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करें, फिर उसके बाद में उसी बिजनेस स्केल के बेसिस पर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप चाहते हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में पहुँचना चाहिए, तो आपके पास में ई मार्केट प्लेस का एक कॉन्सेप्ट है, उस पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो, और सरकारी दफ्तरों में या गवर्नमेंट के डिफरेंट सेगमेंट्स में काम आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर आप सेल कर सकते हो अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक का पूरा मैकेनिज्म आप अच्छे से कर पा रहे हो, है ना। तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। ये मोर और लेस जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसी कंपनियां हैं जो अपना मोनोपोली बना करके रखती हैं, अपने मन में आए जैसे प्राइस स्कोर इनको अपने कमीशंस को वेरी करती रहती हैं, उस मोनोपोली को अवॉइड करने के लिए ये एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉन्च की है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से सरकारी दफ्तरों में जो भी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की,
तो सरकारी ऑफिसेस एक्सेस करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहाँ पर भी जाकर के आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट और किसी भी मिनिस्ट्री की बात क्यों ना हो। तो ये चीज़ें कॉमन मैन को एम्पावर करती हैं। साथ ही साथ मार्केट सेगमेंट में आप अपने आप को अपनी क्वालिटी के बेसिस पे स्थापित भी कर सकते हैं। मुद्रा लोन जो है वो आज कितना इजीली हो पा रहा है। एक देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम मैंने बताया कि आप अपना वेंचर स्टार्ट करो और उसी का प्रोडक्ट जो है वो आप जैम के थ्रू, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू इजीली सेल कर सकते हो, या फिर ओएनडीसी के थ्रू कॉमन मैन को सेल कर सकते हो। तो ये एक पूरी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमने पिछले 10-12 सालों में डिजिटल इंडिया के ऊपर सीरियसली काम किया है। इसके अलावा ओएनडीसी आज 200 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ठीक है, और पिछले 6 महीनों के अंदर तो 100 मिलियन ट्रांजैक्शन हो गए हैं। जैसे कि बनारसी वेवर्स जो हैं वो वहाँ से ले लो, इसके अलावा बैम्बू आर्टिशियंस नागालैंड के, उनकी प्रोडक्ट को ले लो, वो ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें तो वहाँ पर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की मर्चेंडाइज है, उसकी मतलब पिछले 50 दिनों में 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का मर्चेंडाइज है, उसका ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें 2.2 मिलियन जो सेलर्स हैं वो कनेक्टेड हैं और उसमें भी 1,80,000 से ज़्यादा तो एमएसएमईज को रन कराया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। तो आप देखो डिजिटल सेगमेंट का आपने विमेन एम्पावरमेंट में भी यूज होते हुए देख लिया और ऑर्डर्स हो रहे हैं ज़्यादा भी नहीं तो 46,000 करोड़ के। तो ये फिगर कोई छोटा मोटा नहीं है। फिर आ जाओ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे पास में कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड है, दैट इज आधार। उसके आधार पर हम बड़ी आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो या कहीं पर कुछ भी हमें बैंक अकाउंट खुलाना हो या कोई और हमारी वैलिडिटी इंश्योर करनी हो, ठीक है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास आधार है। कोविड के टाइम पे कोविन प्लेटफॉर्म ने जो काम किया वो दुनिया भर में बड़ा क्लियर है। आप देखो जब एस जयशंकर जी यूएसए की विजिट पे गए थे, उनके द्वारा खुद के द्वारा शेयर किया हुआ एक किस्सा है कि मैं यूएस गया, मेरा बेटा वहीं था, तो हम लोग बैठ करके एक रेस्टोरेंट पे कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए गए, तो ऐसे में हमसे पूछा कि भाई आपने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया। तो ऐसे में जयशंकर जी ने तो अपना फ़ोन निकाल करके और अपनी जो कोविन से प्रोड्यूस्ड जो पीडीएफ थी वो दिखा दी और बेटे ने वहाँ पर पेपर की कॉपी निकाल के दिखाई। तो उसी से आइडिया लगता है कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। डिजी लॉकर, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर भी फिजिकली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पीएम वाणी से लेकर के वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं, फास्टैग को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ें स्मूथ बना रही है प्रोसेसेस को। नो डाउट ग्लिचेस हैं इनमें, बट यस एक डायरेक्शन तो डिसाइड हो रही है। इसके अलावा कोविन दुनिया भर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने में सफल रहा, जिसमें 2.2 बिलियन क्यूआर बेस्ड वेरीफाइबल सर्टिफिकेट, मतलब वैक्सीन आपने लिया और उस पर क्यूआर प्रिंट होकर के आएगा, सर्टिफिकेट जो आपका प्रोड्यूस होगा, आपको ध्यान होगा उसका, जिससे कि आइडिया लग जाए कि वैक्सीनेटेड है कि नहीं इंडिविजुअल, राइट। डिजी लॉकर की बात करें तो इसमें अभी 540 मिलियन यूजर्स अभी यूज़ कर रहे हैं और 7.75 बिलियन डॉक्यूमेंट्स तक इस पर अपलोड हो चुके हैं, जिनको आप इजीली खुद एक्सेस कर सकते हो और जिस एजेंसी से आपका कंसल्टेशन चल रहा है उसको भी आप इजीली एक्सेस करवा सकते हैं। तो वो फिजिकल जो बैरियर था वो हटा। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया ने होस्ट की थी 2023 में, उस टाइम पर हमने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी भी स्टार्ट की और $25 मिलियन का सोशल इम्पैक्ट फंड, जिसका मेन टारगेट था कि जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, जिनमें मेजरली अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो उन देशों के अंदर ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप करना जिसके चलते आप क्या देखते हो कि इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली और सोशली एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करते हुए डेवलपमेंट अच्छे से कर सको। तो ये सोशल इंपैक्ट फंड जो है ये एक आउटस्टैंडिंग अप्रोच रही इंडिया की और इस चीज में इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आज दुनिया में टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक है इंडिया और वहां पर 1,80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे रन हो रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल रेनेसेंस है जहां पर एक नए तरीके का पुनर्जागरण भारत में देखने को मिल रहा है। और आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, जहां पर इंडिविजुअल्स का स्किल डेवलपमेंट और उस स्किल के बेसिस पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पर हमारा टारगेट एक ये भी है कि भाई हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के बेसिस पे काम करें। इंडिया की अगर बात की जाए तो हमने $1.2 बिलियन का एक AI मिशन लॉन्च कर रखा है
और उस एआई मिशन को सक्सेसफुल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो हमारे देश में 34,000 के लगभग जीपीआईज का डायरेक्ट एक्सेस अभी मिलना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब आप रेट निकालोगे ना तो $1 पर जीपीयू आर, मतलब आप कोई भी डिजाइन तैयार करते हो तो उसमें जीपीयू जो यूज होता है उसके 1 घंटे का यूज की लागत $1 से भी कम आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो इंटरनेट हमारे यहां पर पेनिट्रेशन बढ़ा है। इंटरनेट की कॉस्ट की बात करें तो दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट पैकेजेस हमारे यहां पर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस चीज को यूज करने वाली जनता की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में आज इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल कंप्यूट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां पर कंप्यूटर पेनिट्रेशन, कंप्यूटेशन एंड डिफरेंट प्रोसेसिंग्स वो बिल्कुल डिजिटल सेगमेंट में हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, और वो भी ह्यूमन को सेंटर में रखते हुए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई में हमने साफ साफ कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपेंशन होना चाहिए, इनोवेशन आने चाहिए, बट दैट शुड बी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम यहां पर ये नहीं कर सकते कि केवल हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना है, नहीं, हमें अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी देखना जरूरी है। क्या समाज में इसकी वजह से भेदभाव आएगा, जो गैप है हैव्स एंड हैव नॉट्स का वो बढ़ेगा। उनको टैकल करने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। इसके लिए हम एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है पूरे देश में ओपन भी कर रहे हैं। अगले 1 दशक की बात करें तो हम और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाले हैं। डिजिटल गवर्नेंस से हम डिजिटली ग्लोबल लीडर बनना चाह रहे हैं। इंडिया जो है वो इंडिया फर्स्ट से लेकर के इंडिया फॉर द वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमें एक पीपल मूवमेंट के तौर पे देखना चाहिए इस डिजिटल रेवोल्यूशन को। साथ ही साथ हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि हमें खुद की ज़रूरतें भी पूरी करनी है साथ, और इसके अलावा जो भी हमारे ऊपर कंट्रीज रिलाय कर सकें उनको ये ना लगे कि इंडिया तो धोखेबाज है, जैसे कि चाइना डेट ट्रैप में फंसाता है। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ऐसे में वर्ल्ड में इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया की तरफ जब भी कोई देखे तो विश्वास की नज़र से देखे, ये है मेन हमारा टारगेट। ठीक है, इसके अलावा सभी इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स, इन सब का अधिकार है और उनको सोचना भी है और उस पर काम भी करना है कि हम इंडिया को डिजिटली लीडर बनाएं। इसके अलावा हम खुद को एम्पावर करते हुए आगे बढ़ें, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ऐसे हो जैसे कि हम इकट्ठा रहें, यूनिटी में आएँ, इंक्लूजन में आएँ, और जो भी पीछे रह गए हैं उन लोगों को अपलिफ्ट करने में वो टेक्नोलॉजी काम आए। इसीलिए आप देखो कि आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो लोग अपने हिसाब से अगर कोई समाज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उनको सफलता मिल रही है, और यही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी, और उसमें इंपॉर्टेंट रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल है। पेपर 3 आपका जो जीएस पेपर 3 उसके इस टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, जीएसटी 1 जुलाई को 8वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुका। 2017 में जीएसटी हमारे 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जिसकी अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो पिछला महीना जो जून 2025 का महीना गया, उसमें आप देखोगे कि पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड उठाओ, मतलब 2025 में आप जून से पहले के 4 महीने उठाओ, उसमें जो जीएसटी कलेक्शन था उसके कंपैरिजन में जून महीने का कलेक्शन आपको थोड़ा कम दिखेगा। कैसे कि जून 2024 का कंपैरिजन आप करो जून 2025 से, तो आपको ग्रोथ रेट दिखेगी 6.2%, जो कि बाकी महीने जो पिछले 4 महीनों का कंपैरिजन है उससे कम रही है। इसमें हमें देखने की जरूरत है कि अगर जो भी जीएसटी रिफंडिंग होती है, ठीक है, जीएसटी आप क्लेम भी करते हैं अगर आप थोड़ा बिजनेस के बारे में आइडिया रखते हैं तो, है ना, तो जीएसटी क्लेम करने के बाद में जीएसटी एडजस्टमेंट होता है, तो नेट जीएसटी जब कैलकुलेट करो तो वो ग्रोथ रेट केवल 3.3% पे आ जाती है। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मंथली बेसिस पे है। हमें एक ट्रेंड समझने के लिए डेटा हेल्प कर रहा है। तो आपकी जीएसटी कलेक्शन रेट है वो 3.3% अगर नेट पे आ जाए तो, ग्रोस पे नहीं, ग्रोस का मतलब तो ओवरऑल, पर आपने रिफंड जो किया है वो माइनस कर दिया। वहीं पर आप यहां पर देखो कि रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के पास में जो आती है उसमें इंपोर्ट स्कोर, इनको हटा दो एक बार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। यहां पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ रेट 4.6% ही आ रही है जून 2024 के कंपैरिजन में जून 2025 में। तो ये चीजें इशारा कर रही है कि एक तो देखो जीएसटी कलेक्शन में
अगर कमी का एक ट्रेंड दिख रहा है तो उसके पीछे कारण है कि वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्लो डाउन होना एक तरीके से समझ जाना चाहिए। कैसे? जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है भाई, सीधी बात है। हम जो भी सर्विस और गुड्स हम यूज़ करते हैं उन पे जीएसटी हम पे करते हैं। तो अगर वहाँ पर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी कम हो रही है तो जीएसटी कलेक्शन भी गवर्नमेंट के पास कम जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सिस्टम में इनएफिशिएंसीज हैं। हमें जीएसटी में बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिनमें एक की बात आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कहती रहती है कि भाई फ्यूल को भी ऐड कर दो जीएसटी में। ध्यान हो आपको, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि स्टेट्स के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एकदम एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि वो फ्यूल और अल्कोहल दोनों पे टैक्स लगा करके और अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो स्टेट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फ्यूल अल्कोहल को ट्रांसफर किया जाए जीएसटी के अंडर, क्योंकि जीएसटी में फिर तो सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर बन जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर बाद में यहां पर ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर पकड़ हो जाएगा। तो स्टेट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है फ्यूल वाले मामले को लेकर के। बट हमें यहां पर समझना होगा कि जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट आया था जीएसटी में, उसमें आप फ्यूल और अल्कोहल को फ्री छोड़ दोगे तो काम कैसे चलेगा। तो यहां पर एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि बोलो फ्यूल को आपको वहां पर खींच के लाने की जरूरत है। बट ये चीज ध्यान रहे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो शेयर देना होता है स्टेट्स के लिए वो प्रॉपर नहीं है और टाइमली रिलीज नहीं किया जाता। तो सीधी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सीधी बात है कि फ्यूल की जीएसटी में एंट्री होते ही फायदा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट्स को वहां पर कॉम्पनसेशन प्रॉपर मिले। स्टेट्स जिस बात को लेकर के रोकते हैं कि भाई फ्यूल को नहीं जाना चाहिए जीएसटी में, वो मेन कारण है कि उनका हिस्सा उनको नहीं मिल रहा। तो यहां पर स्टेट्स को आगे आने की जरूरत है फ्यूल को जीएसटी में एंट्री करवाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहां पर अपना एक ट्रस्ट वर्दीनेस शो करने की जरूरत है कि भाई आप जो जीएसटी के बेसिस फ्यूल की एंट्री के बाद में पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, आपके पास कलेक्शन ज्यादा आएगा, तो स्टेट्स का हिस्सा उनको मिलना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो जाए तो आप मान के चलो कि जीएसटी में और ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ यहां पर स्टेट्स को यह भी समझना होगा कि आपके पास में जो भी रेवेन्यू शेयर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको आप फ्रीबीज के तौर पे मत बांटो, वोट बैंक का इनको हिस्सा मत बनाओ। पर सच बात तो आप भी जानते हैं कि ये फ्रीबीज वाला सिस्टम है, ये शायद बंद होना बहुत मुश्किल है। इसमें तो एक सब दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा फ्री में पैसा बांट रहा है, जबकि यहाँ पर काम होना चाहिए टारगेटेड मैनर में कि गरीबी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा लगाना है। तो यहाँ पर हमें एक काम तो हो गया फ्यूल वाला। दूसरा रिफॉर्म बोला जा रहा है कि जीएसटी रेट्स आपके पास में कितनी सारी हैं, 0, 5%, 12, 18, 28, और उसके ऊपर फिर आप सेस और लगाते हो। सेस का मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो जीएसटी काउंसिल की एक तो फिटमेंट कमेटी है, फिटमेंट एंड रेट सेटिंग कमेटी, वो इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि भाई हम अगर सेस को बंद करें, ज़्यादा करें, किस तरीके से हमारे नुकसान को बढ़ा सकते हैं, आई मीन सेटल कर सकते हैं, तो उस पर काम करना है। अब होता क्या है, जब जीएसटी लॉन्च हुआ था ना, तो स्टेट्स ने अपना रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा शेयर सब्ज्यूम कर दिया था जीएसटी के अंडर, ठीक है। तो उस टाइम पर कॉम्पनसेशन सेस के नाम पर जीएसटी के ऊपर एक टैक्स लगाने की बात हुई थी कि 28% का तो मैक्सिमम टैक्स है ही, उस पर सेस लगा दिया जाएगा। सेस का मतलब हो गया टैक्स ऑन टैक्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। और वो पर्पज क्या था कि स्टेट्स को जो भी नुकसान होगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, उसको कॉम्पनसेट करेंगे सेस के आधार पर। अब आप देखो कि ये प्रोग्राम मोर और लेस शुरुआती 5 साल के लिए था, मतलब 2022 के लिए। बट होता क्या है, कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में ये जो स्टेट्स का हिस्सा जो मिलना था उसमें डिसरप्शन आ गया, रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बिगड़ गया। तो ऐसे में इसको फिर अब मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। कौन से को? इस कॉम्पनसेशन सेस को, जिसमें जीएसटी के ऊपर सेस लगा करके स्टेट्स को उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए पैसा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे में यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं, एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि ये जो टेम्पटेशन है ना कि जीएसटी सेस को और बढ़ा दिया जाए, और ये बोले जब काम सेस किस लिए लगाया जाता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब आपका स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो रहा है तो इसको बार बार आप एक्सटेंड क्यों करते चले जा रहे हो, ये चीजें समझने की है।
यहां पर समझना होगा कि केवल और टैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है ये सेंटर और स्टेट के बीच का ही डील नहीं है। यहां पर आपको लोगों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स के ऊपर इंपैक्ट क्या जा रहा है वो अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर कैसे लोग फिर टैक्स देंगे, अदरवाइज फिर वो टैक्स चोरी करने की सोचेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आ जाती है। इसके अलावा सेस को रिमूव करना बोला आज के समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सेस रिमूव होगा तो मान के चलो कि जो अर्बन एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी यूं लगता है कि स्लो डाउन हो रही है, तो पैसा बचेगा तो लोग और पैसा अपने आप खर्च करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट आ जाता है मिजोरम इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है। समझते हैं इसको पूरा डिटेल में, जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो जी, समाज में सोशल इनइक्वालिटीज की बात करें तो बहुत ज्यादा रही है हमारे देश में, अगर हम पिछले कुछ सेंचुरीज की बात करें। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर हमें एक नई स्टोरी देखने को मिल रही है। इंडिया का पहला स्टेट बन गया है मिजोरम, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो उल्लास की न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। आज मिजोरम के सिटीजन्स की बात करें तो वहां पर अभी रिसेंटली जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है उसमें 98.2% मीजो सिटीजन्स जो हैं, जो 7 साल से ऊपर हैं और पढ़ लिख सकते हैं, समझदारी से डिसीजन ले सकते हैं। ये रेट जो है ये हमारे देश के एवरेज से भी ज्यादा है। हमारे देश का एवरेज 80.9% चल रहा है, मिजोरम में 98.2, जो कि केरला को भी क्रॉस कर गया है। केरला जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज का एक बहुत बड़ा हब बन के निकल के आता रहा है। आप उठा के देखो डेटा को, ठीक है। तो मिजोरम जो है वो टॉप डाउन टेक्नोक्रेसी बेसिस पर काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे कि मिजोरम में कम्युनिटी लेड वर्क हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल वहां पर सरकार ही नहीं, कम्युनिटी के लोग भी वॉलंटरीली काम कर रहे हैं अपने स्टेट को, अपने कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाने लिखाने में। देखो आप यहां पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब ये कि क्या पुरुष, क्या महिला, क्या अमीर और क्या गरीब, किसी भी तरीके का, क्या अर्बन एरिया में रहने वाला, क्या गांव में रहने वाला, हर एक को आगे आने का पूरा मौका मिल रहा है। और इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं ना, जो कम्युनिटी लेड वर्कर्स हैं, उनका नाम, उनको वहां पर लोकल बोला जा रहा है तेलाव मंगैयाना, ठीक है, तेलाव मंगैयाना। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो स्टोरी बता रही है कि वाकई में कितना आउटकम गजब का मिल रहा है वहां पर। आप मिजोरम में एडल्ट और फंक्शनल लिटरेसी दोनों एस्पेक्ट में देख लो। एडल्ट का मतलब हो गया कि आप भाई पढ़ लिख सकते हो, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आती है, ये हो गई बेसिक चीज। वहीं पर फंक्शनल लिटरेसी, जब आपके पास में जो नॉलेज है, जो आपके पास में स्किल्स हैं, उन स्किल्स को जब आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि जॉब करने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जॉब आप कर रहे हो, तो वो चीज आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो जो फंक्शनल लिटरेसी है ना, उसमें मिजोरम परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब अब वो इकोनॉमिकली और सोशली आउटकम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है उनके समाज में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मिजोरम में अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट है 98.3%, रूरल एरियाज में है 98.1%। तो वहां पर कोई ये डिवाइड भी नहीं है रूरल अर्बन वाला, जो कि नॉर्मली हमारे अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलता है। आप देखो हमारे देश में 15% से ज्यादा रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिल जाता है लिटरेसी के हिसाब से, वहां पर बिल्कुल माइन्यूट है ही नहीं, है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो 3 हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स की बात करें हमारे देश में, स्टेट वाइज देखें कि हाँ भाई वर्कफोर्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन, तो नंबर 3 पे आता है मिजोरम। मिजोरम की परफॉर्मेंस देखो आप, वहां के लोग कितने अवेयर हैं, कितना ज्यादा कम्युनिटी को आगे ले जाना चाह रहे हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो 975 फीमेल्स पर 1000 है, जबकि हमारा नेशनल एवरेज है 929, तो उसमें भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर आ जाओ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा पैदा हुआ 28 दिन के अंदर अंदर, या एक तो नियोनेटल हो गया 28 दिन, 1 साल के अंदर अंदर बच्चों की जो डेथ रेट है वो भी यहां पर बहुत कम है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम है मिजोरम के अंदर। और हाई स्कूल अटेंडेंस रेट, चाहे फिर वो प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर परसेंट वाइज देखें तो स्कूल अटेंड कर रहे हैं मिजोरम के बच्चे। तो ये शो करता है अवेयरनेस को, किस तरीके से वो एक रेवोल्यूशन अपने स्टेट में लेकर के आ रहे हैं। और आप देखें हमारे देश में एक बात बड़ी आती है कि जो स्टेट्स बड़े होते हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वहां पर परफॉर्मेंस बड़ी गजब की आती है। बट मिजोरम ने उस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया
कि हम छोटे स्टेट हैं, रिसोर्सेज भी हमारे पास में कम है, बट स्टिल वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ये चीज होती है कि आपके पास में रिसोर्स है या फिर आपके पास में गुड इंटेंट है। तो इंटेंट का रिजल्ट यहां पर मिजोरम दिखा रहा है, राइट। अब इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग की अगर माइन्यूटनेस को देखें तो इंटेंट और अकाउंटेबिलिटी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, और इनको काम करवाने में पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, वहाँ पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस रन करें, वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, वहाँ पर एनकरेजमेंट हो, एम्पावरमेंट हो, तो ऑटोमेटिक होता है। तो जहाँ हम आज इंडिया को और डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ग्रीन ग्लोबल फ्यूचर देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो मिजोरम एक गजब का एक एग्जाम्पल है जो कि ऑल एजेंसी अप्रोच के बेसिस पर रिजल्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही चीज है जिसे हमें पूरे देश में अप्लाई होते हुए देखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली फ्रंट में आना स्टार्ट कर देंगे। और एजुकेशन तो सिंपल बात है ही, आपको पता है एम्पावरमेंट का सबसे पहला टूल है, राइट। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल्स थे, तीनों हमने डिस्कस किए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।